मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विशेष स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छता अपनाओ बीमारी बचाओ अभियान की शुरुआत की। साथ ही गांधी पार्क में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। अभियान की शुरुआत करते हुए सीएम धामी ने लोगों से अपने आसपास के इलाकों में स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की। इस मौके पर सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सांसद नरेश बंसल समेत कई बीजेपी के सामाजिक संगठनों, युवाओं आदि के सहयोग से जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। निश्चित रूप से देखिए, एक ऐसा अभियान है, इसमें जब तक जन जागरूकता नहीं होगी तो ये अभियान हमारा सफल नहीं होगा। अभी माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी यहाँ कह रहे थे कि हल्द्वानी में एक बैणी सेना ने, महिलाओं के समूह ने कूड़ा एकत्रीकरण का एक विशेष तरीका खोजा है। घरों में जाकर लोगों को प्रेरित करते हैं, उससे यूजर चार्ज भी बढ़ा है, सफाई अभियान भी तेजी से चला है और स्वच्छता के कारण से आसपास वातावरण भी स्वच्छ हुआ है। भाइयों बहनों, ये स्वच्छता हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हमारे वेदों में और ग्रंथों में स्वच्छता को, पर्सनल हाइजीन को बढ़ावा देने संबंधित बातें उसमें लिखी हुई हैं। और जहां स्वच्छता होती है, आप सब जानते हैं, जब दीपावली होती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों में हर चीज स्वच्छ करते हैं, पुताई करते हैं, रंगाई करते हैं, हर जगह से कूड़ा या जितने भी जाल लगे होते हैं, कोई गंदगी होती है, पूरी तरह से स्वच्छ करते हैं। क्योंकि स्वच्छता के कारण लक्ष्मी जी का वास होता है। लक्ष्मी जी आती है जहां स्वच्छता होती है, अर्थात उस स्थान पर धन की कोई कमी नहीं होती है जहां स्वच्छता होती है। मैं आज इस स्वच्छता के अभियान के इस कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर स्वच्छता को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता दी। हर एक छोटे छोटे बच्चे के मन में भी स्वच्छता का भाव आया। यह अभियान केवल कचरा उठाने या सफाई करने तक सीमित नहीं है, यह एक जन आंदोलन है जिसमें सबकी भागीदारी बहुत आवश्यक है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो गांव-गांव में शौचालय का निर्माण हो, शहरों में कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग हो। हम हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे हमारा राज्य स्वच्छ और सुंदर बने। और इन प्रयासों की सफलता के पीछे जन भागीदारी की सबसे बड़ी भूमिका है, जो आप सब लोग यहां पर आकर आज अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, इसे केवल सरकारी कार्यक्रम, सरकारी अभियान के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सरकारी अभियान तो 3 दिन चलेगा, उसके बाद स्वतः ही रुक जाएगा। बल्कि हम सबको अपनी दिनचर्या का, अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा इसको बनाना चाहिए। भाइयों बहनों, स्वच्छता और पर्यावरण का भी गहरा संबंध है। हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ मां के नाम इस अभियान की शुरुआत की है और पूरे देश के अंदर अभियान चल रहा है। मैं आप सब लोगों से भी आज इस अवसर पर ये अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मानसून के सीजन में कम से कम आज हम एक संकल्प लेंगे कि एक पौधा अगर हमने रोप दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रोपा है तो एक पौधा अपनी मां के नाम से लगाएंगे, एक पौधे का रोपण करेंगे। भाइयों बहनों, आज के इस डिजिटल युग में हमें स्वच्छता के लिए जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, उसका भी भरपूर उपयोग करना होगा। और हमने स्वच्छता ऐप्स और हेल्पलाइन भी
उसके नंबर जारी किए हैं, जहां आप गंदगी की समस्या की जानकारी दे सकते हैं और तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत जल्दी क्यूआर कोड लग जाएगा वार्डों में भी। डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए संचालित वाहनों को क्यूआर कोड से भी निगरानी होने लगेगी। भाइयों बहनों, ये जो सफाई का काम हमें नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत केवल इन पर नहीं छोड़ना है कि हम इन पर छोड़ दें और हम सोचें कि सब स्वच्छता अपने आप हो जाएगी। अपने शहर के प्रति, अपने आसपास के वातावरण के प्रति, हमारे परिवेश के प्रति हमारी भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर हम इसमें अपना योगदान किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे लोगों को हम प्रेरित कर सकते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में हमारे स्कूल के बच्चे बैठे हैं, हमारे विद्यार्थी बैठे हैं। बच्चों, में आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले अपने घरों में भी स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें और आप आज एक संकल्प लेकर जाएं। जो शपथ आपने ली है, इस शपथ के साथ एक संकल्प लेकर जाएं कि हम अपने आसपास के संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ करने में अपना योगदान देंगे और जो हमने शपथ ली है कि 100 अन्य लोगों को इस स्वच्छता के अभियान से जोड़ेंगे, उस शपथ को भी पूरा करना है। और ये संकल्प एक दिन का संकल्प नहीं होना चाहिए कि एक दिन हम स्वच्छता के अभियान में हम स्कूल से आए, आज हम इसमें सम्मिलित हो गए और इतना हमने इतिश्री कर दी, कार्यक्रम पूरा हो गया, हमेशा के लिए स्वच्छता हो गई। ये काम रोज 15 अगस्त से पहले बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। इसी के चलते बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने हरिद्वार के कनखल पहुंचकर लोगों को तिरंगा झंडा वितरित किया। साथ ही बीजेपी विधायक मदन कौशिक और अन्य बीजेपी नेताओं ने घरों और दुकानों पर तिरंगा झंडा देकर लोगों से झंडा लगाने की अपील की। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा झंडा लगाकर हम राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में भारत का ध्वज नहीं लहरा सका, लेकिन भारतीय 15 अगस्त पर ध्वज लगाकर उसकी कमी पूरी करेंगे। समस्त भारतीय जनता पार्टी ने और राष्ट्रवादी लोगों ने मिलकर ये राष्ट्रीय ध्वज है, घर घर तक लगना चाहिए, दुकानों पे लगना चाहिए, सभी जगह पहुंचना चाहिए, जिससे कि अपने मन में एक भाव होता है देश के प्रति। आज हम देख रहे हैं ओलंपिक में हमें गोल्ड मेडल नहीं मिला तो हमारा ध्वज नहीं फहराया, बड़ा दुख है पूरे देश को। लेकिन उसकी भरपाई हम ध्वज द्वारा अपने घर पे भी लगाएंगे, मन में एक भाव पैदा होगा। देश हमेशा सब कुछ हमें देता है, हमें भी कुछ देना सीखना चाहिए। इसलिए एक जज्बा पैदा करने के लिए हम लोगों को ध्वज दे रहे हैं। दुकान पे हमारी तरफ से लगाएंगे और घर में पड़ोस में खरीद कर वो खुद लगवाएंगे। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव को लेकर भी चर्चा शुरू हो चुकी है, जिनका 5 साल का कार्यकाल खत्म होने को अब कुछ ही समय बाकी है। और इस सब के बीच बीजेपी चाहती है कि बदली परिस्थितियों में निकाय और पंचायत चुनाव साथ साथ कराए जाएं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि सरकार को पार्टी की तरफ से सुझाव भी दिया गया है, तर्क दिया गया है कि इससे चुनावों पर आने वाले खर्च की बचत होगी और दोनों छोटी सरकारों के एक साथ चुनाव होने पर विकास कार्यों में किसी तरह का व्यवधान नहीं आएगा। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी सरकार के द्वारा लगभग पूरी कर दी गई है। आरक्षण पर एक्सरसाइज चल रही है और पंचायतों के चुनाव के संबंध में भी विभाग के द्वारा शेड्यूल तय कर दिया गया है और जो शेड्यूल उनके द्वारा तय किया गया वो भी अक्टूबर तक उनकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो इस संबंध में ऐसा विचार विमर्श चल रहा है कि क्या पंचायत के चुनाव और स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं क्या। तो इस पर परामर्श करने के बाद सभी लोगों से सहमति के बाद मुझे लगता है कि इस पर चिंतन हो तो यह भी एक अच्छा रहेगा, क्योंकि विकास का मामला है। अलग स्थानीय निकाय की आचार संहिता लगेगी, 1-1.5 महीना उसमें
विकास कार्य रुके रहेंगे, फिर 1-1.5 महीना पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगेगी, फिर उसमें विकास कार्य सारे रुकेंगे। तो इस प्रकार से जो विकास की गति अनवरत बनी हुई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जोशीमठ भू धसाव के संबंध में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिस दौरान राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया। साथ ही एनडीएमए की रिपोर्ट पर अपना अंतिम निर्णय लेकर कोर्ट की खंडपीठ को अवगत कराने को कहा है। वहीं मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 हफ्ते बाद की तारीख तय की है। भू धसाव को लेकर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में भी लंबित है। उस याचिकाकर्ता जो हैं चिपको मूवमेंट के एक्टिविस्ट पीसी तिवारी, जो उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी वो याचिका दायर करी थी। वो याचिका भी इस स्टेज में पहुंच गई है कि एनडीएमए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हाईकोर्ट ने आदेशित किया था कि आप अपनी रिकमेंडेशन दें रिगार्डिंग एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो पूरा टनल है जिसमें एनटीपीसी ब्लास्ट करने की परमिशन मांग रही है। तो एनडीएमए की रिकमेंडेशन आ गई है। अब जो नेक्स्ट स्टेप कोर्ट ने बताया था वो था कि सरकार अब उस रिकमेंडेशन जो एनडीएमए ने दिया है उसमें निर्णय लेगी। सरकार ने हाल ही में एक मीटिंग भी करी थी जिसमें पिटिशनर जो पीसी तिवारी जी हैं उनको भी बुलाया गया था। उस मीटिंग में चर्चा करी थी एनटीपीसी से भी, पिटिशनर से भी और बाकी लोगों से भी कि क्या होना चाहिए एनडीएमए की रिपोर्ट में। बहुत शॉकिंग बात यह है कि एनटीपीसी अभी भी डटा हुआ है और ब्लास्टिंग की परमिशन चाह रहा है, जबकि पूरा काम जोशीमठ में स्टे है। आज सरकार ने कोर्ट से थोड़ा और टाइम लिया है और 2 हफ्ते बाद ये मैटर फिर से लिस्ट होगा और उस पर सुनवाई होगी। वहीं पहाड़ से लेकर मैदान तक बरसात आफत बनकर बरस रही है। जहां पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ियां दरकने से हलकान हैं, वहीं मैदानी क्षेत्र में जलभराव और मकान ढहने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे ही हालात विकासनगर तहसील के कुंजा गांव के भी हैं, जहां भारी बारिश की वजह से करीब 8 मकान जमींदोज हो गए, जबकि कई मकानों में दरारें आ चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी न जनप्रतिनिधियों और न ही अधिकारियों ने ग्रामीणों की कोई सुध ली है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भैया हमारे घर का बहुत कुछ समस्या है, हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं। इसमें रहने का भी मन नहीं, रात को भी बहुत डर लगता है, कभी रात को हमारे पास हमारे ऊपर गिर जाए, टूट फूट जाए, सामान सारा बेकार हो जाएगा। क्या अभी तक हमारी कम से कम 50 साल की उम्र होगी, अभी तक हमारा घर नहीं आया। इतने परेशान है भैया। जो घर में हमारा घर वाला है वो भी परेशान है, बीमार है, किस तरह बनाए घर, क्या करें भैया। बरसात का मौसम है, ऐसे में कैसे रह रहे हैं आप लोग? बस सर अंदर घुस जाएगा पानी, हाँ कुछ नहीं, इस साइड को अंदर आ जाए, जरा पानी खाटों के नीचे बस फिर पानी निकालो। देखिए ये बरसात का मौसम है। इस वर्ष भारी से भारी वर्षा का कार्यकाल चल रहा है। इस समय आप देख रहे हैं लगातार बारिश और ऐसी स्थिति में जो ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण के इलाके हैं, जहाँ कच्चे घरों में आदमी पक्के मकानों में नहीं रह सकता, क्योंकि पानी इतना बरस रहा है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। और उसे देखते जो कच्चे घर हैं वो लगातार बैठते जा रहे हैं। और इस आपदा की स्थिति में अगर हम देखते हैं कि आपदा के नाम से बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वो पूरी तरीके से धराशायी नज़र आते हैं। आज की स्थिति भी वही है कि अभी तक मेरे साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इसका लंबे समय का इंतजार कर रहे हैं। शायद अभी 10-15 दिन और बारिश चलेगी। जब तक लोगों का मकान या जो भी क्षतिपूर्ति है वो पूरी तरीके से नहीं हो जाए तब तक उसका आकलन नहीं किया जा सकता। जब जोर से बारिश हुई ना उस दिन बहुत, रात को भी बहुत बारिश हुई, फिर सुबह ये दीवार गिरी इधर की, फिर उसके अगले दिन ये दीवार गिरी सुबह इधर की, फिर हमें बस बहुत खतरा है। हमने नीचे लगा दी, मैं कभी और दब जा बच्चा दब जा। हमारा बच्चा भी बचा, भाग कम बाहर निकले एकदम पड़े घर से अंदर से। फिर हमारा बैट भी दब गया उसके तले, फिर हमारी तले दब गई उसकी। फिर बस इस जो डर है, मैं कभी अभी गिर कर कहाँ परेशान बहुत है, वहाँ भी बाहर डर लग रहा, पड़ तो जान पड़ रही है ना, हमारी बहुत डर लगा। बरसात हो रही है, बरसात से मेरी चार जो थोड़ी बहुत दीवार थी वो गिर गई। फिर दीवार में पर्दा लगाना पड़ा। ये बोरे के टाट सीमेंट के कट्टे खाली करके इधर से लाए, प्रधान जी से ठहर ये लगाए हमने, इधर से ये लाए। फिर इधर से जंगल का पानी आता है साहब, ये पिछली दीवार सारी जंगल से गिर गई इधर, यहाँ से ऐसे। फिर ये कुछ नहीं रहा, फिर ये लगा के फिर तरपाल, ये कुछ मदद हमारी प्रधान जी ने करी थी पिछली बार, इन्होंने ये तरपाल उन्होंने दी थी, कुछ हमने ले लीजिए साहब ये।
अब ऐसे ऐसी है कि हम बहुत गरीब हम इस घर में कितने लोग गुजारा करते हैं? इस घर में करते हैं। अब हमें 5 आदमी है साहब, इसमें गुजारा करते हैं। क्या कभी कोई आया है आपकी सूद लेने के लिए, आप देखने के लिए? नहीं, यहाँ कोई बाहर का कोई नहीं आया साहब। ये हमारे यहाँ के प्रधान है, बेचारे ही आ जाते हैं देखने के लिए। यही अच्छे से हम रहते हैं। मेरे 3 लड़के हैं, एक अफाज है, एक वैसा है, एक मेरी लड़की है शादी करने की है, अभी शादी नहीं कर सका। एक मेरी ये बुढ़िया है। हम रहते हैं इसमें 5 परिवार रहते हैं। एक मेरा पोता है, इसका अफाज है।